सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ वेवलेंथ हमने देखा था लास्ट लेक्चर में. So there is the inverse relation between cutoff frequency and cutoff wavelength. Okay, C is equal to F lambda is the basic equation. That day we studied the cutoff frequency for dominant mode, and dominant mode is TE10 mode. Okay, the dominant mode is the mode at which cutoff frequency is minimum and cutoff wavelength is maximum. Okay, so in last lecture we discussed that cutoff frequency for dominant mode and cutoff wavelength for dominant mode. And also yesterday I have shared one image to you. Okay, that image just I will share with you. Okay, so is it let me see where it is. So उसमें कोई किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो. Is screen is visible to you? Yes sir. Okay, so ये डेरिवेशन जो है वो मैंने कल आपको भेजा था व्हाट्सएप पे. तो ये डेरिवेशन में ये जो इक्वेशन है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर डोमिनेंट मोड, अब ये जो बेसिक इक्वेशन है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का डोमिनेंट मोड के लिए, अब एक्चुअली ये जनरल इक्वेशन है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का. तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कट ऑफ वेवलेंथ कैसे फाइंड करते हैं? हमें तो रिलेशन तो हमें मालूम है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ वेवलेंथ का क्या बेसिक रिलेशन है, और वो रहता है C इज इक्वल टू एफ लैम्बडा. वो तो हमें मालूम है. अब यहाँ पे ये देखो ये बेसिक इक्वेशन है FC इज इक्वल टू, यहाँ पे जो बेसिक इक्वेशन है FC is equal to 1 divided by 2 under root of mu epsilon in bracket m by a bracket square plus n by b bracket square, where FC is the cutoff frequency and this mu is the permeability of free space or any medium through which the electromagnetic signal is propagating. Okay, this mu is nothing but a permeability of the medium. कौन से मीडियम की परमेबिलिटी है ये? कि जिस मीडियम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है या प्रोपेगेट हो रहा है. ऑल हैव द सेम मीनिंग. और ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन मतलब क्या है? उस मीडियम की परमिटिविटी. तो परमिएबिलिटी मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है मटेरियल की या मीडियम की, और ये एप्सिलॉन जो है वो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रहती है. Under root of m by a bracket square, where m is the number of half wavelength along dimension a, that is width of the waveguide, and a is the width of the waveguide. N is the number of half wavelength along b dimension of the waveguide. B is the height of the waveguide, and b is the height of the waveguide. So here always remember a is always greater than b. So width of the waveguide is always greater than height of the waveguide. ये हमको मालूम है. Okay. So actually the diagram of waveguide, rectangular waveguide that you have already studied. अभी देखो ये rectangular waveguide रहती है, हमने उस दिन देखा था. मैं फिर एक बार उसको रिवाइज करता हूँ. ये A है, ये waveguide है rectangular waveguide, बराबर है. तो ये डायमेंशन जो रहता है waveguide का ये A है और ये डायमेंशन B है. So A is the width, B is the height. This is the rectangular waveguide. ये मेटेलिक पाइप रहता है जिसके अंदर से माइक्रोवेव ट्रांसमिट होती है या प्रोपेगेट होती है. ओके, सो अब देखो ये इक्वेशन आपको समझ में आएगा. FC is equal to 1 divided by 2 under root of mu epsilon in bracket, sorry, under root of m by a bracket square plus n by b bracket square. So, but here 1 divided by under root of mu epsilon is equal to 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड. ये इसकी ये वैल्यू रहती है फॉर वैक्यूम के लिए. अब ये कैसी रहती है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एप्सिलॉन की वैल्यू है. एप्सिलॉन और ये म्यू ये कांस्टेंट रहते हैं और हर मटेरियल के लिए उनकी अलग अलग वैल्यू रहती है.
अब यहाँ पे हम मटेरियल को मटेरियल मतलब मीडियम कौन सा ले रहे हैं, वैक्यूम मीडियम। अब वैक्यूम मीडियम के लिए उनकी वैल्यू ये रहती है, सो एप्सिलॉन की वैल्यू रहती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एफ बाय एम। ओके, और म्यू की वैल्यू रहती है 12.57 इंटू 10⁻⁻7 एच बाय एम। दिस इज फॉर वैक्यूम। अगर ये वैल्यू आपने इस टर्म में पुट किए, इस इक्वेशन में अगर पुट किए, तो आपको देखो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू ई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 8.85 10⁻⁻12 इंटू 12.57 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू, अगर इसको आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किया तो आपको ये वैल्यू मिलती है 0.02998 इंटू 10⁻10। अभी 10⁻⁻10 अगर नीचे है तो ऊपर जाने के बाद वो प्लस होता है। ओके, ये लॉज ऑफ इंडाइसिस आपको मालूम है। तो ये अगर यहाँ के जो दो डिजिट है, दो पावर के जो दो डिजिट है, अगर हमने इसमें अगर यूज किया तो 2 डेसिमल पॉइंट ये राइट को शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो पावर के दो 10 है, तो दो अगर हमने यहाँ पे यूज किया तो 2 डेसिमल वैल्यू ये राइट में आएंगे, ये डेसिमल पॉइंट राइट में आएगा। तो यहाँ पे यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तो फिर 0.02998 का क्या होगा 2.998 इंटू 10⁻8। यहाँ पे 10 है, यहाँ के पावर के दो पॉइंट हमने यहाँ पे यूज किया तो ये 10⁻8 आएगा। तो 2.998 मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना 3। सो 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इज अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। और ये क्या है, ये c है। c मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म है उस इक्वेशन में, ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन में ये जो टर्म है, ये टर्म की जगह हम क्या कर सकते हैं, उस टर्म की जगह हम c लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो एफ सी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि उसमें डिवीजन में 2 था, वो 2 हमने एज इट इज रखा। देखो ये जो डिनोमिनेटर में 2 था हमने एज इट इज रखा, और ये टर्म को हमने क्या लिखा c। तो c डिवाइडेड बाय 2 आएंगे यहाँ पे। तो एफ सी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 2, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। देखो एफ सी is equal to c by 2 under root of m by a bracket square plus n by b bracket square। बाकी टर्म हमने एज इट इज रखी। अब हमें मालूम है कि ये इक्वेशन हमें मालूम है c इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। अगर c इज इक्वल टू एफ लैम्बडा है तो c इज इक्वल टू एफ सी इंटू लैम्बडा सी है। तो देखो हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे एफ सी नॉर्मल न लेते हुए एफ और लैम्बडा नॉर्मल न लेते हुए एफ सी और लैम्बडा सी लिया। तो देखो यहाँ पे c बाय एफ सी इज इक्वल टू लैम्बडा सी। ओके, बाय दिस इक्वेशन c इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपने इसको अपने वो कंपलसरी आपको ये याद रखना है। तो c डिवाइडेड बाय एफ सी इज इक्वल टू लैम्बडा सी, बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा मैथमेटिकली रीअरेंज करेंगे। तो देखो ये एफ सी को हमने अगर इधर लाया, ये c यहाँ पे है, तो एफ सी को इधर लाया तो क्या हो जाएगा, ये c डिवाइडेड बाय एफ सी, बराबर है। तो ये देखो c डिवाइडेड बाय एफ सी, मतलब ये c है और एफ सी को इधर लाया तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो c डिवाइडेड बाय एफ सी। और ये 2 अगर हम इधर लेके गए तो वो न्यूमरेटर में जाएगा। तो ये देखो यहाँ से न्यूमरेटर में गया, न्यूमरेटर में जाने के बाद ये जो टर्म है पूरी, ये अगर हमने इधर भेज दिया, उसको इस साइड में लेफ्ट साइड में भेज दिया, तो वो यहाँ पे न्यूमरेटर में है, वो इधर जाने के बाद डिनोमिनेटर में जाएंगे। तो ये टर्म पूरी डिनोमिनेटर में जाएंगे, तो 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m बाय ब्रैकेट स्क्वायर प्लस n बाय b ब्रैकेट स्क्वायर आएगा। ओके, और अब देखो c बाय एफ सी का मतलब क्या है, c बाय एफ सी मतलब लैम्बडा c। तो हम c बाय एफ सी को क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा c। तो लैम्बडा c इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m बाय a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस n बाय b ब्रैकेट स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कट ऑफ वेवलेंथ। ओके, जो हमने कल देखा था कट ऑफ वेवलेंथ का इक्वेशन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कट ऑफ वेवलेंथ, जो हमने कल के लेक्चर में देखा था। the equation of cutoff wavelength, I think we have this is the equation that we have discussed yesterday.
But today I have given you the complete demonstration in the form of derivation. So this is the equation. Lambda c is equal to 2 divided by under root of m by bracket square plus n by v bracket square. Okay. So this is the equation for cutoff wavelength. Okay. तो देखो यहाँ पे भी सेम इक्वेशन है, लैम्बडा सी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m by bracket square plus n by v bracket square. Okay. So now v, अब यहाँ पे ये v टर्म उन्होंने यूज किया है, ये आपको कंफ्यूज कर सकती है. ये v की जगह हमने c लिखा है. c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल. अब यहाँ पे क्या है, जो डिफरेंट मोड रहते हैं, देखो TE10 मोड. अब TE मतलब आपको मालूम है TE का मतलब क्या, TE मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव रहती है, और ये 10 क्या रहता है, m और n की वैल्यू रहती है. m मतलब नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ अलोंग A, n मींस नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ अलोंग B. तो अगर आपने ये m और n की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट किया तो आपको इसका इक्वेशन मिलेगा. तो TE10 तो m की 1 और n की 0 वैल्यू अगर आपने इस इक्वेशन में पुट किया, ये इक्वेशन में, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, लैम्बडा सी TE10 2a. और 2a ये मैक्सिमम कट ऑफ वेवलेंथ है. समझ में आ गया, ये कट ऑफ वेवलेंथ की मैक्सिमम वैल्यू रहती है. और ऑब्वियसली कट ऑफ वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, जैसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहती है, दैट कैन बी प्रोपेगेटेड थ्रू द वेवगाइड. लाइकवाइज लैम्बडा सी मतलब कट ऑफ वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ which can be propagated through the waveguide. ये मैक्सिमम है, मतलब उससे ज्यादा वेवलेंथ का सिग्नल उस वेवगाइड से नहीं जाएगा, नहीं प्रोपेगेट हो सकता. तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है जो उस वेवगाइड से प्रोपेगेट हो सकती है. उससे ज्यादा अगर वेवलेंथ रही सिग्नल की तो वो सिग्नल उस वेवगाइड से ट्रांसमिट या प्रोपेगेट नहीं होगा. तो दिस इज द मैक्सिमम कट ऑफ wavelength. This is the maximum wavelength which can be propagated through the waveguide, and that is called as the cutoff wavelength. So इसकी maximum value रहती है 2a. अगर आपने यहाँ पे m और n की कौन सी भी वैल्यू पुट की, कौन सी भी एनी वैल्यू यू कैन पुट, आपको 2a से ज्यादा वैल्यू कभी नहीं मिलेगी. तो मैक्स कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऑलवेज डोमिनेंट मोड के लिए मैक्सिमम रहती है. तो डोमिनेंट मोड क्या है, डोमिनेंट का मतलब बड़ा, डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि बड़ा. सो व्हाट इज डोमिनेंट मोड ऑफ ऑपरेशन? Dominant mode of operation is the mode of operation in which the value of cutoff frequency is minimum and value of cutoff wavelength is maximum. Okay, so any doubt in this? You can ask for any difficulty if you have. Do you understand the derivation that we have just explained? Yes sir. Okay. Yes sir, understand. Understand. एक डाउट है सर. हाँ पूछिए. सर 1/√μ एप्सिलॉन के जगह हम c को पुट किए सर. हाँ हाँ. तो सर उसका जो वैल्यू आया 0.02998 into 10⁸ हाँ हाँ. तो सर उस वैल्यू को वापस से वहाँ पे उसमें पुट नहीं करना क्या सर? नहीं, देखो कैसा है, अगर हमें किसी पैरामीटर की वैल्यू मालूम रहती है और वो कांस्टेंट रहती है, तो हम ऑलवेज मैथमेटिक्स के हम एक रूल है, रूल मतलब ऐसा रूल नहीं है, पर ये क्या करते हैं, हम वो वैल्यू मेंशन करने की जगह हम कोई नोटेशन उस इक्वेशन में यूज करते हैं. ठीक है, आप वहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. आपका क्या कहना है कि आप यहाँ पे ये जो सी है ना, ये आपको क्या बोलना है कि ये सी की जगह आप ये वैल्यू लिखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बराबर है. तो वैल्यू भी लिखा और सी भी लिखा, तो ये इसका मीनिंग तो यही होने वाला है ना कि लैम्बडा है, C/Fc इज इक्वल टू लैम्बडा, बराबर है, लैम्बडा सी. यही क्वेश्चन है ना आपका? ओके सर. हेलो. यस सर समझा मैं. हाँ, जनरली क्या करते हैं, इसके अगर ये कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें पता है तो हम नोटेशन ही यूज करते हैं. तो देखो कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाली भी बात नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो इसको. और ये डेरिवेशन आपने वैसा नहीं भी याद रखा तो चलता, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया. आप सिर्फ ये बेसिक इक्वेशन याद रखो और ये इक्वेशन याद रखो, ये वाला इक्वेशन. ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का और कट ऑफ वेवलेंथ का. और डोमिनेंट मोड के लिए उसका इक्वेशन अलग है, अलग मतलब इसी इक्वेशन से वो डिराइव होता है जो हमने यहाँ पे देखा. देखो ये जो है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कट ऑफ वेवलेंथ फॉर डोमिनेंट मोड. अब ये कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू हमेशा 2a नहीं आएंगी, ये बात याद रखो. नॉट ऑल द टाइम द वैल्यू ऑफ कट ऑफ वेवलेंथ विल बी 2a.
कट ऑफ वेवलेंथ की 2a वैल्यू तभी आती है जब वेवगाइड के अंदर से ट्रांसमिट होने वाला जो मोड है वो डोमिनेंट मोड रहेगा तब। और डोमिनेंट मोड मतलब किसको बोलते हैं कि ऐसा मोड, ऐसे m और n की वैल्यू कि जिस वैल्यू पे हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिलती है, सॉरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिनिमम मिलती है और कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलती है, उस मोड को बोलते हैं डोमिनेंट मोड। तो अगर दूसरा मोड रहा तो उसकी वैल्यू कुछ अलग आएंगी पर 2a से कम आएंगी। ओके, समझ में आ गया। फिर अब ये डोमिनेंट मोड टी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक के लिए डोमिनेंट मोड TE10 होता है और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक के लिए वो अलग होता है। अब वो भी हम देखेंगे। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक के लिए डोमिनेंट मोड अलग होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। डोमिनेंट मोड फॉर TM मोड इज डिफरेंट। ओके, तो देखो फील्ड पैटर्न फॉर TM11 मोड एंड T, तो वो TM11 होता है। क्या होता है वो? TM11। तो आपने अगर वैल्यू, क्योंकि हमको ये मालूम है कि TM में N और M की वैल्यू ऑलवेज नॉन जीरो रहती है, बराबर है। TE में कौन सा भी एक जीरो रह सकता है या दोनों भी नॉन जीरो रह सकते हैं, पर TM मोड में ऑलवेज M और N की वैल्यू ये नॉन जीरो ही रहती है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ऐसा मोड एक्चुअली रहता ही नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में फॉर TE11 मोड के लिए, TE11 मोड के लिए लैम्बडा सी कितना आता है देखो। TE11 मोड के लिए लैम्बडा सी इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये इसमें क्या किया हमने, सिर्फ m TE11 मोड है ना, मतलब क्या m 1 है और n भी 1 है, तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1 पुट किया हमने, तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। अगर इसको आपने सॉल्व किया तो आपको ऐसा इक्वेशन मिलता है। सो लैम्बडा सी TE11 इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है ये 2a से ज़्यादा है या कम है, आप बता सकते हो? ये वैल्यू 2a से ज़्यादा है या कम है? ये जो है 2a बड़ा या ये वैल्यू बड़ी? यस वर्मा जी, 2a बड़ा या ये वैल्यू बड़ी है? You know mathematics, 2a is greater than this term, ओके, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में मतलब ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कम होने वाली है। ठीक है, तो एनी डाउट? नो डाउट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये होगा आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे, ये गाइड वेवलेंथ भी हमने देखा, ये इसका इक्वेशन है। अब इसको भी डेराइव कर सकते हैं हम पर उसको डेरिवेशन नहीं है, तो आप ये याद रखो, लैम्बडा जी इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी बाई एफ ब्रैकेट। इसके डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे। फिर हमने फेज वेलोसिटी देखा। फेज वेलोसिटी मतलब क्या कि जब वेव पैरेलल वेव प्रोपेगेशन रहता है, देखो पैरेलल प्लेन वेव का ये आपने देखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जब वेवगाइड से ट्रांसमिट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल थ्रू वेवगाइड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो ये जो पैरेलल प्लेन है, देखो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, इसमें क्या हो रहा है, ये सपोज एक वेवगाइड है और उस वेवगाइड में से वो ट्रांसमिट हो रही है। ये डायग्राम है, मैं सपोज ये डायग्राम लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आई टेक दिस डायग्राम।
या एनी डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड वेल। अब ये डायग्राम लिया तो देखो ये कैसी जा रही है, ऐसी जा रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ रही है। तो ऐसी जिग जैग मैनर में वो क्या हो रही है, वेवगाइड के अंदर से ट्रांसफर हो रही है। तो जब ये वेव यहाँ से सपोज यहाँ आती है और यहाँ पे जब वो स्ट्राइक होती है तो उसका फेज चेंज होता है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल किसी मीडियम पे स्ट्राइक होता है मतलब अगर वो मीडियम चेंज होता है, मतलब सपोज एयर से वो वैक्यूम से एयर में जा रही है, या एयर से वाटर में जा रही है, या वाटर से ग्लास में जा रही है, या ग्लास से कोई सपोज कोई स्टोन में जा रही है, या कोई वॉल में जा रही है, तो जब वो मीडियम चेंज होता है तो उसका फेज चेंज होता है। क्या चेंज होता है? उसका फेज। और फेज चेंज होने के कारण उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। ओके, तो ये जो फेज चेंज होता है, देखो यहाँ से वो वेव आ रही है, ये यहाँ पे सब एयर मीडियम है, ये वैक्यूम मीडियम होगा या एयर मीडियम होगा, तो यहाँ से वो जब वो वॉल पे स्ट्राइक करेंगे तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होंगे, वो यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया ऑब्वियसली। तो मीडियम जब चेंज हुआ तो अब ये रफ मीडियम होने के कारण वो क्या होगी, मैक्सिमम जो वेव है वो उस मीडियम से बाहर नहीं जाएंगी, मतलब रिफ्रैक्ट नहीं होंगी, वो क्या करेंगे, पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो जब वो उस इंसिडेंट को स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट होती है तब उसका फेज चेंज होता है, और वो फेज चेंज होने की जो वेलोसिटी है उसको फेज वेलोसिटी बोलते हैं। और वो वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से भी ज़्यादा रहती है, मतलब बहुत ही कम समय में वो फेज उसका चेंज होता है। ओके, सो अगर कम समय में फेज चेंज हो रहा है, फेज मतलब वो डिस्टेंस, ओके, एंगुलर डिस्टेंस अगर वो चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। कम समय में स्पीड डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया तो वेलोसिटी ऑलवेज ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं फेज वेलोसिटी। समझ में आएगा? तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल वीडियोज एंड इमेजेस आर अवेलेबल। फेज वेलोसिटी, अब आप यहाँ पे डाल सकते हो सपोज फेज वेलोसिटी, तो ये आ जाएंगी। हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वगैरह वो देखा है, अब ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम क्योंकि दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर टॉपिक। बस आप एक बात याद रखो कि जब वेव किसी मीडियम पे स्ट्राइक होती है तो उसकी फेज चेंज होता है, और वो फेज चेंज होने की जो वेलोसिटी है और स्पीड है वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा रहती है, और उसको फेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो फेज वेलोसिटी इज नथिंग बट अ रेट एट विच अ सिग्नल चेंजेस इट्स फेज। ओके, सो इसका इक्वेशन है Vp is equal to phase velocity, V1 is the velocity of plane wave in medium filling the region between the two plane, दो प्लेन के बीच में जो रीजन है उसकी वेलोसिटी वो जनरली एयर मीडियम रहता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा c1। ओके, सो द फेज वेलोसिटी ऑफ मोड इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी ये फेज का फंक्शन है, फेज अगर चेंज हुआ तो फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों चेंज होते हैं, मतलब वो दोनों एंगल मॉड्यूलेशन। तो नेक्स्ट इज अ ग्रुप वेलोसिटी। Next is a group velocity. It is defined as the rate at which the wave propagates through the waveguide, and it is given by Vg is equal to d omega by d beta। अब देखो ग्रुप वेलोसिटी क्या रहती है, जब वो वेवगाइड के अंदर से ट्रांसमिट हो रही है तब जो ग्रुप की वेलोसिटी रहती है उसको ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। अब देखो मैं एक डायग्राम की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा उसको। सपोज मैंने जो लास्ट के इसमें आपको बताया कि वेव जिगजैग मैनर में ट्रांसमिट होती है। अब यहाँ पे देखो कौन सी भी डायग्राम ले सकते हो आप जो आपको बेटर समझ में आती है। अब यहाँ पे हम कौन सी भी डायग्राम ले सकते हैं जिस डायग्राम हमें ये बताती है कि वेवगाइड के अंदर से जिगजैग मैनर में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। तो देखो सपोज यही डायग्राम लेंगे हम, कोई इशू नहीं। तब ये डायग्राम देखो आप, अब ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में ये वेव ऐसी ट्रांसमिट हो रही है, यहाँ पे स्ट्राइक होगी रिफ्लेक्ट होगी, स्ट्राइक होगी रिफ्लेक्ट होगी, जिगजैग मैनर में ट्रांसमिट होगी। एक्चुअली वेव को जाना कहाँ है, वेव को जाना है आगे। ओके, वेव को फॉरवर्ड जाना है,
पर वेव जा कैसी रही है, झिकझैक मैनर में जा रही है, तो ये उसकी नेचुरल वेलोसिटी हो गई, जो ऐसी जा रही है वो नेचुरल वेलोसिटी होगी, ठीक है। पर वो उसकी जो एक स्ट्रेट लाइन में जो वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन में उस वेलोसिटी को बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। अब देखो, अगर कोई मधुमक्खियों का झुंड है, उस मधुमक्खियों के झुंड सपोज कहीं पे जा रहा है, ओके, जब मधुमक्खियों का झुंड जा रहा है तो मधुमक्खियों के झुंड की कंबाइंड वेलोसिटी को बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी, और उसमें की जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल मधुमक्खी की जो वेलोसिटी है उसको क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी, ठीक है। तो फेज वेलोसिटी मतलब इंडिविजुअल पर्सन की या इंडिविजुअल जो बी रहती है उसमें मधुमक्खी, उसकी वेलोसिटी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको फेज वेलोसिटी बोलने का, और जो ग्रुप में जा रहे हैं ग्रुप में तो उसको बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो ग्रुप वेलोसिटी रहती है हर वेव की वो अलग रहती है, ओके। सो उसका भी इक्वेशन है ये, दिस इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द वेव प्रोपेगेट्स थ्रू द वेवगाइड। तो जिस रेट से वेवगाइड के अंदर से ट्रांसमिट हो रही है उसको ऑलवेज ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, और ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से बहुत कम रहती है। तो ग्रुप वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट से कम है मतलब ऑब्वियसली वो फेज वेलोसिटी से भी कम है। प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी इज स्क्वायर ऑफ लाइट स्पीड। Group velocity in waveguide is speed at which electromagnetic wave travels in a guide. Okay, मैंने ऑलरेडी आपको ये टर्म एक्सप्लेन किया है। सो कुछ न्यूमेरिकल्स हम उस पर देख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स भी है, अब सपोज ये न्यूमेरिकल है, हम उसको देखेंगे। तो देखो, इन ईयर फील्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड, अब ये कैसा रेक्टेंगुलर वेवगाइड है जिस जो ईयर फील्ड है, ईयर फील्ड मतलब उसके अंदर ईयर मीडियम है, एंड ईयर फील्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड ऑफ इनसाइड डायमेंशन, उसके अंदर का जो डायमेंशन है वो है 7 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे ए 7 है और बी 3.5 है सेंटीमीटर। ऑपरेट्स इन अ डोमिनेंट मोड, डोमिनेंट मोड में वो ऑपरेट करता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में T10 नहीं दिया रहेगा, क्योंकि डोमिनेंट मोड का मतलब T10 ही होता है, तो कभी कभी T10 नहीं दिया रहता है, सिर्फ डोमिनेंट मोड ऐसा ही मेंशन किया रहता है एज शोन इन द फिगर। तो देखो, हमें A दिया है, B दिया है, M दिया है और N भी दिया है। तो क्या पूछा है, फाइंड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिटरमाइन द फेज वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन द गाइड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.5 गीगाहर्ट्ज, डिटरमाइन द गाइडेड वेवलेंथ एट द सेम फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखो, ए कितना है 7 सेंटीमीटर, बी कितना है 3.5 सेंटीमीटर। सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या है, एफ सी इज इक्वल टू सी बाई 2। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया, देखो डोमिनेंट मोड है मतलब M1 है और N0 है, तो सी लैम्बडा इज, ये जो इक्वेशन हमारा बेसिक इक्वेशन, ये बेसिक इक्वेशन में अगर आपने देखो, ये इक्वेशन हमने अभी देखा था, ये इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में हमने अगर डोमिनेंट मोड है मतलब M1 है और N0 है, और M की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट की और N की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट की, तो हमें क्या मिलता है, ये जो हमने यहाँ पे एफ सी T10, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय म्यू एप्सिलॉन मतलब क्या रहता है, C रहता है, तो C बाय 2A, ओके, C बाय 2A, ठीक है। तो C बाय 2A, तो ये इक्वेशन यहाँ से आ गई C बाय 2A। ये तो ऑलरेडी जो लैम्बडा सी था हमारा डोमिनेंट मोड के लिए, वो कितना था 2A था। अगर लैम्बडा सी 2A है तो ऑब्वियसली एफ सी क्या आएगा, C बाय 2A आएगा, क्योंकि एफ सी मतलब क्या, C बाय लैम्बडा सी, और लैम्बडा सी कितना 2A, तो ऐसे भी ये इक्वेशन आता है। तो समझ में आ गया इक्वेशन कैसे आ गया। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करने के बाद ये क्या है, सी की वैल्यू कितनी रहती है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, ये मीटर पर सेकंड है, ओके। तो पूरे हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ये सेंटीमीटर ये ऐसा यूनिट नहीं है, उसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो 2 इंटू ये कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर मतलब 7 इंटू 10⁻² मीटर, बराबर है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, और उसको कैलकुलेशंस करने के बाद हमें ये मिलता है 2.14 गीगा हर्ट्ज। तो कितनी है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फिर 2.14 गीगा हर्ट्ज, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलता है, गीगा मतलब 10⁻9 हर्ट्ज,
अब फेज वेलोसिटी का इक्वेशन जो हमने देखा, Vp इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस FC बाय ए ब्रैकेट स्क्वायर। तो उसमें भी हमें C मालूम है, वो तो कांस्टेंट ही रहता है। FC की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, FC भी मालूम है हमें, और F जो है वो F यहाँ पे दिया हुआ है, देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, डिटरमाइन द फेज वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन द गाइड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.5 गीगाहर्ट्ज। तो ये 3.5 गीगाहर्ट्ज इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है, 3.5 गीगाहर्ट्ज। यहाँ पे F 3.5 गीगाहर्ट्ज ये मालूम है, FC हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, और C की वैल्यू हमें मालूम है। सो ऑल दी पैरामीटर्स आर नोन, ओनली वन पैरामीटर इज अननोन, सो वी कैन सॉल्व इट बाय जस्ट पुटिंग द वैल्यूज एंड यू कैन फाइंड आउट द फेज वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे पूरे वैल्यू हमने क्या किए, यहाँ पे पुट किए 3 × 10⁸ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2.4। अब एक गीगा रहता है और ये 3.5 गीगा है, तो गीगा गीगा कैंसिल हो जाएगा, उसका स्क्वायर है। कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा 3.7 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखो ये फेज वेलोसिटी जो है वो लाइट की वेलोसिटी से भी यहाँ पे ज्यादा आ गई है। देखो 3.78 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये 3 × 10⁸ ये लाइट की वेलोसिटी उससे भी ज्यादा आ गई है। ओके, और फिर गाइडेड वेवलेंथ, गाइडेड वेवलेंथ के इक्वेशन हमें मालूम है, लैम्ब्डा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस FC बाय ए ब्रैकेट स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करो, लैम्ब्डा मतलब क्या, लैम्ब्डा इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वेवलेंथ, जनरल वेवलेंथ। तो C इज इक्वल टू F लैम्ब्डा इक्वेशन हमें मालूम है, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू C बाय F। ओके, तो C मतलब 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय F मतलब 3.5 × 10⁹ गीगाहर्ट्ज, ये इक्वेशन में दिया हुआ है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2.4, FC मालूम है हमें 2.4, और F मालूम है 3.5, गीगा गीगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 10.8 सेंटीमीटर। तो गाइडेड वेवलेंथ कितने आ गए आपके, 10.8 सेंटीमीटर। तो समझ में आएगा ये प्रॉब्लम आपको। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डेरिवेशन देखने वाले हैं। ये कट ऑफ, ये गाइड, देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ वेवलेंथ कैसे आई ये तो हमने देखा, पर अभी गाइड वेवलेंथ, फेज गाइड वेवलेंथ जो है हमारी लैम्ब्डा जी, और ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, इसका भी इक्वेशन हम देखने वाले हैं। सो एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम, ये न्यूमेरिकल में आपको कोई डाउट है क्या? अगर होगा तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, you can ask for any difficulty in this numerical. Yes, are you there? Yes, sir. No doubt. No नो doubt. डाउट। मैं क्या करूंगा अभी, ये जो उसका डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन मैं एक पेज पे लिखता हूँ, और कल आपको ऐसे ही स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आता है, आपको वो क्लियर हो जाएगा एकदम। नहीं तो अभी थोड़ी देर में दोपहर को अगर आप फ्री होंगे तो दोपहर को भी एक लेक्चर ले सकते हैं। हम फ्री है सर। हाँ, आप ठीक है, कोई इशू नहीं है।